Hello students, today we will discuss some important question regarding HTET TCT exam science. Select the wrong statement from the following. आयरन जो होता है वो नेसेसरी होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, जो कि अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर, ये बात सही है। आगे देखो, जिंक भी है एक ट्रेस एलिमेंट है जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। फैट एंड मिनरल्स नॉट असेंशियल, नॉट नहीं होते, ये तो असेंशियल होते हैं। आगे देखो, द फूड दैट जनरेट एनर्जी आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन आर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। जो हम फूड का इंटेक करते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ये बात भी सही है, तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, अ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस 50 ओम गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ 0.5 मिली एम्पियर इज पास्ड थ्रू इट। तो रेजिस्टेंस बताना है कि कितना रिक्वायर होगा कि हम उसको वोल्ट मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दें अगर 10 वोल्टेज अप्लाई करें तो। यहाँ पे देखो, वोल्टेज का रिलेशन होता है करंट के साथ, V इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे ऐड करके चलेंगे कि कितना रेजिस्टेंस रिक्वायर होगा अगर हम इतना करंट और इतनी वोल्टेज दें तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर ये आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, टू एंड्स ऑफ रोड ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर ऑफ सेम मटेरियल केप्ट एट सेम टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग रोड कंडक्ट मैक्सिमम हीट। देखो, रिलेशन होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी का। अब R का रिलेशन होता है R इक्वल्स टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा क्या होगी? हीट। तो L और R का रिलेशन के हिसाब से जितना ज़्यादा लेंथ जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट, तो आंसर आ जाएगा डी। अ बॉल इज थ्रोन caught by a thrower 6 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, द हाइट टू विच द बॉल हैज़ राइजन। क्या कह रहा है? कोई इंसान है, वो बॉल को थ्रो करता है और 6 सेकेंड के बाद उस बॉल को अपने पास पाता है, तो हमें ये बताना है कि कितनी हाइट तक वो बॉल गई है। यहाँ पे देखो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि वो थ्रोअर के पास आ रही है तो 0 हो जाएगी, तो u इक्वल्स टू जी टी हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव लेके चलेंगे क्योंकि हमने बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। टाइम 6 सेकेंड दे रखा है, ये 6 सेकेंड वो दे रखा है कि बॉल जा रही है और आ रही है उसका टाइम है, तो हाफ जो है कितना हो जाएगा कि भाई वो जा रही है इतने टाइम में, तो 10 × 3 लेके चलेंगे। u की वैल्यू आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो फेंक रहा है उसको, तो डिस्टेंस आ जाएगा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी हम 3 सेकेंड लेके चलेंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, u हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आया 45 मीटर। ये वो डिस्टेंस है कि वो एक बार में कितनी हाइट तक जाएगी वो बॉल। आंसर आ जाएगा 45 मीटर। नेक्स्ट देखो, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स P1 एंड P2 आर स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। With the time axis, the ratio of velocity Vp1 ratio Vp2 will be। देखो, हमें पता है, हमारे पास दे रखा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, एंगल दे रखे हैं 45 और 30 का। हमें पता है कि वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दे रखा है, लेकिन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हमें टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप होता है टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। हमारे पास 1045 1 होता है, 1030 1/√3 होता है। अब देखो, Vp2 डिवाइडेड बाय Vp1 करेंगे तो √3 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है Vp1 डिवाइडेड बाय Vp2, तो 1/√3 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स इज, कि एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल कौन सा टिश्यू कंटेन करता है? ना तो क्यूबोइडल करता, ना ही कोल्यूमनर करता, ना सीलिएटेड करता, ये होता है स्क्वैमस एपिथीलियम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जीरो टाइप फाइटिक एडेप्टेशन टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। जीरो फाइटिक कंडीशन वो होती है जैसे कि हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर जो ड्राई कंडीशंस होती हैं उनके अंदर जो प्लांट्स है वो सर्वाइव कर पाए। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो हेल्प करेगी ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस कराने में? देखो, नोट पूछा है यहाँ पे, तो स्टेम्स टेक ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बात सही है। प्रेजेंस ऑफ हेयर रूट इन द स्टोमेटल पिट्स,
प्रेजेंस ऑफ वैक्सी कोटिंग ऑन लीफ सरफेस, ये क्या है, जीरोफाइटिक अडेप्टेशन है जो कि हेल्प करेंगी रिड्यूस ट्रांसपीरेशन में, लेकिन जो नहीं करेगी वो बतानी हमें। तो प्रेजेंस ऑफ कैरेटीन लेयर ऑन द लीफ सरफेस, कैरेटीन लेयर ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखो, इंटरकैलरी मेरिस्टम आर द प्राइमरी मेरिस्टम्स बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट, क्योंकि ये पहले प्लांट ग्रो होने से पहले ही जो है अराइज हो जाते हैं। आगे देखो, दे द कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इंटरकैलरी, ये प्राइमरी प्लांट बॉडी को फॉर्म करने में कंट्रीब्यूशन करता है। ये दोनों बात सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। एक तो ये अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट में आ जाता है, और एक सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखो, इन एन एक्सीडेंट इन अ स्कूल लैब अ लार्ज सैंपल ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉज स्प्लिट, विच ऑफ द सब्सटेंस व्हेन एडेड इन एक्सेस इज नॉट सुटेबल फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एल्कली स्पिल। देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि नॉट न्यूट्रलाइजिंग, कौन न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, तो ऑक्जेलिक एसिड भी कर सकता है, सिट्रिक एसिड भी कर सकता है, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कर सकता है, लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को, अगर हम इसको एक्सेस अमाउंट में कहीं पर भी देख पाएँ। क्या कह रहा है, देखो किसी स्कूल लैब में सोडियम हाइड्रोक्साइड को गिरा हुआ पाया गया, तो विच सब्सटेंस एडेड इन एक्सेस, किस सब्सटेंस को एक्सेस में ऐड कर सकते हैं जो कि नॉट सूटेबल है न्यूट्रलाइजिंग द एल्कली स्पिल, जो नीचे गिरा हुआ जो मटेरियल है उसको न्यूट्रलाइज कर पाए। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो उसको एक्सेस में डालने के बाद उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा।